नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे 2026 के MBBS एडमिशन ऑल इंडिया काउंसिलिंग यानी कि MCC। मित्रों, स्टेट गवर्नमेंट का काउंसिलिंग स्टेट वाइज होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पान इंडिया लेवल पे जो है वो नीट का जो काउंसलिंग है वो MCC के माध्यम से किया जाता है, जिसकी वेबसाइट है www.mcc.nic.in। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर कंपोनेंट्स जितने भी है वो सारे हमने कवर करने की कोशिश की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किस प्रकार से की जाती है, डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे क्लोजिंग रैंक के बारे में। तो मित्रों, हो सकता है कि ये वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो, लेकिन MCC का आज कंप्लीट गाइडेंस जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि टोटल कितने प्रकार के कोटास जो है वो अवेलेबल है, कौन कौन से कोटा जो है, जब आपका रिजल्ट पब्लिश होता है तो उसमें कोटा लिखा होता है तो किन किन प्रकार के कोटा है, फिर उसमें सीट टाइप मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, किन किन प्रकार की सीट्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एलिजिबिलिटी का ओवरव्यू करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से कोटास जो है वो इस MCC में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले जो कोटा है वो है ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा जो है वो क्या है, तो सीट टाइप और इंस्टीट्यूट की बात करें कि 15% जो ऑल इंडिया सीट्स जो है, यानी कि हर एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी है, जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर 15% जो सीट है वो सारे राज्य के अंदर जो है वो MCC के द्वारा जो है उसका काउंसलिंग होता है। फिर उसके बाद जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसका काउंसलिंग भी जो है वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर में आता है। IP यूनिवर्सिटीज़ है, ESIC मेडिकल कॉलेजेस है, वो सारा का सारा काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। यहाँ पे आपका 8296 लगभग इतनी सीट्स जो है वो अवेलेबल है। टोटल कुल मिला के 399 इंस्टीट्यूट्स है। और यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी की, तो पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, वो ये 15% सीट के लिए ऑल इंडिया कोटा की सीट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ST, SC, OBC कोई भी कैटेगरी हो, वो आपके स्टेट का जो कैटेगरी है वही आपको उस स्टेट में ही यूजफुल हो सकती है। यहाँ पे पूरा जो है वो सेंट्रल रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल रहता है। उसके बाद बात करेंगे ओपन सीट्स की, ओपन कोटा की। आपने रिजल्ट में देखा होगा, मतलब मेरिट लिस्ट जब बाहर आता है उसमें होता है एम्स ओपन हो गया, जिपमर ओपन हो गया, BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। ये सारे के सारे जो ओपन सीट जो है उसके अंदर टोटल 2551 जो सीट्स है वो अवेलेबल है। कुल मिला के 24 इंस्टीट्यूट इसके अंदर है। और यहाँ पे भी जितने भी नीट के पूरे इंडिया भर में से जितने भी स्टूडेंट नीट क्वालिफाइड है वो सारे के सारे जो है वो ओपन सीट के अंदर जो है वो एलिजिबल है। और यहाँ पे भी अगेन आपका जो रिजर्वेशन है वो सेंट्रल रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब बात करेंगे दोस्तों AFMC, जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है पुणे के अंदर, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है। तो उसके बारे में बात करेंगे तो इसका सारा का सारा जो एडमिशन प्रोसीजर है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो MCC में करना पड़ेगा। MCC के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको AFMC का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको यस करना है। अगर आपने यस नहीं किया है तो आप आने वाले राउंड के अंदर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको AFMC में एडमिशन लेना है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन MCC में होता है, लेकिन पूरा काउंसलिंग जो है वो वहाँ पे ऑफलाइन होता है। इंस्टीट्यूट लेवल से पूरा काउंसलिंग होता है। उसका जितना भी उसका फिजिकल जो है वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर पे जाना जो है वो अनिवार्य हो जाता है पुणे के अंदर। टोटल 145 बैठक है, उसके अंदर भी करीबन 105 बैठक जो है वो बॉयज़ के लिए रिजर्व है और ऑलमोस्ट 30 सीट्स जो है वो AFC के अंदर, वो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के अंदर 30 सीट्स जो है वो गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्वेशन की गई है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको इंग्लिश लेवल का एग्जाम हो गया, रीजनिंग का एग्जाम हो गया, और आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है, मेडिकल फिटनेस भी लगता है। तो इसके बारे में हम अलग से एक सेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एडमिशन प्रोसीजर जो है वो काफ़ी डीप में आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कोटा की बात करें तो AFMC
AFMC जो पुणे का कोटा है उसके अंदर भी जितने भी स्टूडेंट है वो 100% पूरे राज्य में से जितने भी स्टूडेंट है वो सारे के सारे इसके अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं। शर्त है कि जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए। और यहाँ पे SC और ST रिजर्व 10 सीट का जो है वो रिजर्वेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब बात करेंगे इंटरनल सीट्स, स्टेट कोटा सीट्स एंड अदर कोटा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जितने भी जैसे AMU इंटरनल सीट्स हो गई, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेट कोटा हो गया, यानी कि जो दिल्ली के स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो रिजर्वेशन किया गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जितने भी IP इंस्टीट्यूट्स हो गए उसका जो रिजर्वेशन है उसके लिए जो है वो कोटा भी इसमें लागू पड़ता है। फिर उसके बाद आपका जिपमर सीट कोटा हो गया और उसके बाद आपका ESI इंश्योर्ड पर्सन कोटा, इट्स काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन। तो टोटल 1382 सीट्स अवेलेबल है जिसमें 20 इंस्टीट्यूट्स जो है वो कवर्ड होते हैं। और यहाँ पे हर एक कोटा का एक एलिजिबिलिटी स्पेसिफाइड है और ये इसको हम आने वाले सेशन में अभी आने वाले स्लाइड के अंदर समझेंगे कि किस हिसाब से उसका एलिजिबिलिटी जो है वो उसका डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे भी जो रिजर्वेशन जो लागू पड़ता है वो है सेंट्रल रिजर्वेशन। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं डीम्ड कोटा के बारे में, जिसको पेड सीट बोलते हैं, फिर माइनॉरिटी हो गया और NRI कोटा हो गया। तो जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो उसको बोलते हैं डीम्ड कोटा बोलते हैं। यहाँ पे आप ध्यान में देने वाली बात है कि हर एक स्टेट के अंदर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी होती है जिसके अंदर डीम्ड पेड सीट्स होती है, माइनॉरिटी सीट्स होती है और NRI की सीट्स होती है। जैसे गुजरात के अंदर हो गया आपका सुमनदीप विद्यापीठ हो गया, महाराष्ट्र में जैसे DY पाटिल हो गया, MGM मुंबई हो गया, वो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। उसके अंदर टोटल हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीट का सेट जिसको बोलते हैं 10,986 सीट्स अवेलेबल है। और टोटल कुल मिला के सिर्फ मेडिकल की बात करें तो 57 इंस्टीट्यूट मेडिकल के हैं। और यहाँ पे ऑल इंडिया के जितने भी नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, यानी कि ST, SC, OBC और जनरल सारे के सारे जो कैटेगरी है उसका कोई रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ पे ये सारे सीट्स के ऊपर जो है वो पान इंडिया से जितने भी स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाइड है वो MCC के काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 2026 में यहाँ पे हमने जो रेफरेंस दिया है वो 2025 का दिया हुआ है। तो नीट क्वालिफिकेशन इज मस्ट और 12th पास होना कहाँ पे ज़रूरी रहता है। 12th एग्जामिनेशन को +2 10+2 को पास करना ज़रूरी रहता है। तो जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको 50 परसेंटाइल के हिसाब से, यानी कि लास्ट ईयर का अगर रेफरेंस ले तो 144 नंबर का नीट का कट ऑफ था। EWS कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल यानी कि 144, OBC के लिए 40 परसेंटाइल यानी कि 113। ये लास्ट ईयर के कट ऑफ का रेफरेंस हम ले रहे हैं। 2026 में हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाए। SC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 40 परसेंटाइल के हिसाब से आपका 113 हो गया। और जितने भी ओपन कैटेगरी के अंदर और EWS के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है 45% के हिसाब से 127। और ओपन कैटेगरी ST, SC को BC कैटेगरी के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी का 40% पासिंग क्राइटेरिया यानी कि 113 नंबर जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले जो एज लिमिट है वो 17 ईयर्स यानी कि बॉर्न और बिफोर 31 दिसंबर 2009 का जो डेट है उस हिसाब से इसका रूल्स फॉलो होता है। फिर उसके बाद जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12th में मैंडेटरी सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, ये सारे के सारे MCC के काउंसिलिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एम्स और AFMC के डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो हम आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे। अब बात करेंगे एम्स और AFMC के एकेडमिक रिक्वायरमेंट के बारे में जो काफ़ी डिफरेंट क्राइटेरियाज है नॉर्मल एडमिशन के मुकाबले में। तो यहाँ पे एम्स की रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम एग्रीगेट मार्क जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 60% होने चाहिए +2 यानी कि 12 स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। SC और ST कैटेगरी में 50% मार्क होने चाहिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी में 45% और फॉरेन नेशनल्स 7 सीट्स जो है वो एम्स के अंदर जो है
है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए है, जहाँ पे 60% का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो किया जाता है। अब उसी प्रकार से AFMC की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मस्ट बी फर्स्ट अटेम्प्ट इन क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि आपको जो है वो रिपीटर जो स्टूडेंट है 12th बोर्ड के 12th के जो एग्जामिनेशन है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो एग्जाम क्लियर होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के कंबाइंड 60% और मिनिमम 50% इन इंडिविजुअल ईच सब्जेक्ट जो है वो इनका क्राइटेरिया है। इंग्लिश होना चाहिए, उसमें भी मिनिमम 50% मार्क का क्राइटेरिया है। और सबसे जो अलग क्राइटेरिया वो है क्लास 10 के अंदर मैंडेटरी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो आप आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के बारे में। तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15% सीट्स जो है MBBS और BDS की जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है पूरे इंडिया में जितने भी राज्य है उसमें 15% सीट जो है वो MCC के माध्यम से ऑल इंडिया कोटा के अंडर में उसका एडमिशन प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो भी ये ऑल इंडिया कोटा के अंडर आती है। उसके बाद जितनी भी ESIC यानी कि जब भी मेरिट होगा तब आपको लिखेगा AIQ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये कोटा जो है उसको डिफाइन करता है। उस हिसाब से ESIC की जितने भी 15% जो है वो भी ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत आती है। 100% MBBS की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो सीट्स है वो भी ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है। 100% एम्स की सीट जो है यानी कि कोई बच्चा जैसे से फॉर एग्जांपल गुजरात में एम्स है तो गुजरात के अंदर एम्स है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से नहीं, लेकिन MCC के अंदर ऑल इंडिया कोटा के अंदर वो सारे के सारे जो है वो पूरे कैंपसेस जितने भी इंडिया में है वो 100% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा के अंतर्गत है। फिर उसके बाद जिपमर की बात करते हैं। फिर उसके बाद जो पौंडीचेरी के डोमिसाइल स्टूडेंट है जो जिपमर में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका भी सारा का सारा जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा के अंडर में आता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जितनी भी ओपन सीट है वो भी इस कोटा के अंदर कवर होती है। और ये सारे के सारे जो एडमिशन्स है वो डोमिसाइल फ्री है, यानी कि कोई स्टेट का इस सीट्स के ऊपर रिजर्वेशन नहीं है, ये पूरा MCC के द्वारा काउंसिलिंग होता है। अब बात करेंगे इंटरनल स्टेट कोटा के बारे में, जिसके इसके पहले हमने समझे जैसे AIU ऑल इंडिया कोटा होता है वैसे इंटरनल स्टेट कोटास जो है वो क्या होता है MCC के अंदर। तो सबसे पहले सारे के सारे कोटास जो कितने कोटास है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ESIC इंश्योर्ड पर्सन कोटा, उसके बाद आपका DU इंटरनल कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी, IP स्टेट कोटा, जामिया इंटरनल सीट्स, AMU इंटरनल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा, उसके बाद जिपमर सीट फॉर पौंडीचेरीज, AFMC उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो MCC से होता है, काउंसिलिंग जो है वो ऑफलाइन होता है। तो अभी हम लोग एक के बाद एक जो है वो ये कोटा जो है उसको हम डिफाइन करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी उसमें। सबसे पहले बात करते हैं ESIC इंश्योर्ड पर्सन कोटा की एलिजिबिलिटी की। अगर आप ESIC से बिलोंग नहीं करते हो तो आप ये पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हो। ये जो कोटा है वो डोमिसाइल फ्री है, यानी कि पूरे इंडिया से यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन वार्ड ऑफ इंश्योरेंस पर्सन सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड रहता है, यानी कि उनको बोलते हैं पहचान कार्ड। वार्ड ऑफ इंश्योरेंस पर्सन सर्टिफिकेट जो है वो ESIC कोटा के एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। रिजर्वेशन के रूल्स जो है वो करंट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो किए जाते हैं और सारे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसमें मेल वार्ड्स जो है वो अंडर 21 ईयर्स की एज का होना चाहिए और फीमेल वार्ड्स जो है वो अनमेरिड होना चाहिए। तो ये उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करेंगे DU और IP यूनिवर्सिटी स्टेट कोटा के बारे में। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि दिल्ली के स्कूल के अंडर होनी चाहिए। उसमें आपका CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड और एनी इक्विवेलेंट बोर्ड यहाँ पे अगर आपने पढ़ाई की है तो इस कोटा के अंतर्गत आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। फिर पत्राचार और NIOS यानी कि ओपन स्कूल के जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए उसका जो स्टडी सेंटर है और उसका जो एग्जाम सेंटर है वो फिजिकली जो है वो लोकेटेड होना चाहिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि दिल्ली के अंदर, और वो सारा का सारा जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए। और
कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट। तो ये हो गया आपका दिल्ली इंटरनल कोटा की एलिजिबिलिटी। उसी प्रकार से आईपी स्टेट कोटा के लिए भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट जितने भी है आईपी कोटा के अंतर्गत, वहाँ पे भी उसका 11th और 12th जो है वो दिल्ली के अंदर से होना चाहिए। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये दोनों कोटा के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब बात करेंगे जामिया कोटा और एएमयू इंटरनल कोटा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कोटा है उसके बारे में और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो जामिया इंटरनल सीट्स जो एलिजिबिलिटी जो उसका है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ, दिस इज ओनली फॉर बीडीएस, नॉट फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस प्रोग्राम यहाँ के उसके लिए कोई जामिया का कोटा जो है वो उसके अंदर नहीं है, सिर्फ बीडीएस कोर्स के लिए है। तो यहाँ पे जो है वो कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम जामिया स्कूल, यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट जो है, डिस्टेंस बोर्ड के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ जामिया स्कूल के जो रेगुलर स्टूडेंट है वही सिर्फ इसके अंदर अलाउ हो सकते हैं। अब बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एएमयू इंटरनल कोटा के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जितने भी रेगुलर स्टूडेंट है कि जो एमबीबीएस का कोर्स जब शुरू होता है उसके 3 साल पहले, यानी कि एटलीस्ट 3 एकेडमिक ईयर जो है वो प्रायर टू ज्वाइनिंग, यानी कि एमबीबीएस का कोर्स शुरू करने से पहले 3 साल अगर उसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्कूल है उसमें से जो उसका 12th स्टैंडर्ड 10th 11th और 12th पास आउट है, तो वही बच्चे जो है वो इस कोटा के लिए एलिजिबल है। और प्रोसेस में क्या होता है कि एमसीसी में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद एमसीसी जो है लिस्ट है वो एएमयू को भेजेगा और फिर इंटरनली उन लोग उसको वेरीफाई करके उसको वापस एमसीसी को भेजेगा, तब जाके वो स्टूडेंट जो है वो एएमयू इंटरनल कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं एएफएमसी पुणे के बारे में। उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और दूसरा है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल स्टूडेंट है तो उनके पास सिटीजनशिप जो है वो ऑब्टेन की हुई होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर उसका सिटीजनशिप नहीं है तो एलिजिबिलिटी के लिए उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में से एक सर्टिफिकेट इश्यू करना रहता है, उसके बेसिस पे जो है वो आप एएफएमसी के कोटा जो है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर्ड, यानी कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है वो वाला सर्टिफिकेट जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो अनमेरिड स्टूडेंट जो है वो अनमेरिड होना चाहिए और कोर्स ड्यूरेशन के दौरान उसको शादी नहीं करनी है, तब जाके इस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फिलफुल होता है। मेडिकली फिट होना चाहिए, उसका एक प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स ए करके, उस हिसाब से उसका मेडिकल जो फिटनेस है वो प्रूव होना चाहिए। और एज लिमिट जो है वो 17 साल से 24 साल तक की है। और यहाँ पे अगर हम रेफरेंस की बात करें तो 31 दिसंबर ऑफ द एडमिशन ईयर, यानी कि बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2002 से लेके 2008 तक जो है वो 31 दिसंबर 2008 तक जो है वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। अब बात करेंगे जनरल रिजर्वेशन क्राइटेरिया की, उसका किस प्रकार से मैट्रिक होता है। तो जितने भी 15% जो ऑल इंडिया कोटा है, फिर एम्स के अंदर जो एप्लीकेबल है एम्स सीट जितनी भी है 100%, फिर ईएसआईसी कोटा है, फिर उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जिपमर हो गया, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है और जितने भी आईपी यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत जितनी भी सीट्स है, उसका जो रिजर्वेशन है, जो सेंट्रल रिजर्वेशन जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी, वो किस प्रकार से होता है। तो आइए समझते हैं कि जो ओपन कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो है 40.5%। ओबीसी एनसीएल यानी कि नेशनलाइज ओबीसी है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का, उसका रिजर्वेशन है 27%, ये सारे सीट्स के ऊपर। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो है उस कैटेगरी का 10% रिजर्वेशन है, एससी कैटेगरी का 15% है, एसटी कैटेगरी का 7.5% है, और पर्सन विद डिजेबिलिटी में ये जो सारा का सारा है वो वर्टिकल है, ये पूरा उसका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल होता है। से फॉर एग्जांपल कि यूआर कैटेगरी की अगर 100 सीट्स है तो उसके ऊपर 5 सीट का जो है वो पर्सन विद डिजेबिलिटी का जो है वो क्राइटेरिया के लिए उसका रिजर्वेशन होता है। उसी प्रकार से सारे जो है इसके अंतर्गत सारी जगह पे पर्सन विद डिजेबिलिटी का कैटेगरी वाइज 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। अब एम्स के बारे में बात करते हैं तो फॉरेन नेशनल्स और OCI आर एलिजिबल फॉर फॉरेन नेशनल सीट्स। जो फॉरेन नेशनल सीट्स है, हालांकि वो एम्स के अंदर सिर्फ एम्स दिल्ली के अंदर 7 सीट्स जो है वो अवेलेबल रहती है। फिर उसके बाद जो उसके फीस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्पेसिफिकली एम्स की अथॉरिटीज जो है उसको वो डिसाइड करती है इस कोटा के लिए। फिर उसके बाद चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ द आर्म फोर्स कोटा, उसमें भी 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्लाइज टू स्टार्ट कोटा फॉर DU एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड IP यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल रहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है। सारे स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए इस कोटा के अंदर। एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, एवरीवन इज एलिजिबल। उसमें कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं होता है। और जामिया की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि जामिया जो है दिस इज ओनली फॉर बीडीएस, तो उसको हम लोग अलग से टॉपिक में कवर करेंगे। अब बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के रिजर्वेशन गाइडलाइंस के बारे में। तो सबसे पहले क्या मैंडेटरी है, तो मस्ट ऑब्टेन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसको जिसको बोलते हैं फॉर्मेट एनेक्स्चर 2। ये इश्यूड होना चाहिए डेजिग्नेटेड सेंटर्ड एंड एनेक्स्चर 1 एज पर द एनएमसी नॉर्म्स, यानी कि एनएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से ये एनेक्स्चर होना चाहिए। और गैजेट नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है 4 फरवरी 2019, उस प्रकार से उस फॉर्मेट के अंदर ये जो है आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इश्यू करना है। एंड दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड ऑनलाइन बाय डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी सेंटर यूजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय द एमसीसी। एमसीसी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें पूरा लिस्ट रहता है, हर एक स्टेट के अंदर वहाँ पे उसका एक डेजिग्नेटेड सेंटर रहता है, वहाँ से वो ऑनलाइन इश्यू होना चाहिए। और सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी अदर हॉस्पिटल, किसी भी प्राइवेट हो या किसी अनदर बोर्ड्स हो या किसी भी बॉडी से आप उसको अगर इश्यू करवाओगे तो वो एनएमसी के द्वारा और ये एमसीसी के काउंसलिंग में एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। अब कैंडिडेट मस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर काउंसलिंग स्टार्ट। उसके काउंसलिंग से पहले ही पीडब्ल्यू कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अर्ली स्टेज में आ जाता है। अब बात करेंगे एनआरआई रिजर्वेशन के बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है 15% सीट्स एनआरआई रिजर्वेशन के लिए, उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल है। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान में लेना है कि 2025 में 2025 का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो चेंज हुआ और 2026 में अब एमसीसी इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग जस्ट एनआरआई स्पॉन्सर, यानी कि कोई भी रैंडम एनआरआई स्पॉन्सर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कौन स्पॉन्सरशिप जो है, कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है एनआरआई के लिए। सबसे पहले अगर कोई कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट अगर एनआरआई है तो वो एलिजिबल है। फादर और मदर, माता पिता अगर एनआरआई है तो वो एलिजिबल है। फिर रियल ब्रदर और रियल सिस्टर अगर एनआरआई है तो वो एलिजिबल है। फिर उसके बाद स्टूडेंट के जो पिताजी है उसका ब्रदर और स्टूडेंट के पिताजी की सिस्टर अगर वो एनआरआई है तो वो एलिजिबल है। अगर स्टूडेंट के दादा और स्टूडेंट की दादी अगर वो एनआरआई है तो वो भी एलिजिबल है। फिर उसके बाद देखते हैं कि मदर साइड से अगर स्टूडेंट्स के नाना और नानी अगर एनआरआई है तो वो भी एलिजिबल है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो मदर साइड से अंकल और आंट, मतलब कि मदर का ब्रदर और मदर की सिस्टर यानी कि उसकी मौसी, तो ये भी एलिजिबल है। और एनी फर्स्ट डिग्री कजिन, ये सारे के सारे जो है वो एनआरआई के एडमिशन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपको बात करते हैं कि अगर कोई क्लोज ब्लड रिलेटिव है, मतलब कि क्या क्या स्पॉन्सरशिप जो है उसके लिए क्या कंडीशन है, तो वो क्लोज ब्लड रिलेटिव में होना चाहिए। फिर उसके बाद वो अब्रॉड में रेसिडेंट होना चाहिए। अगर आपको कोई गार्डियन अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो बोनाफाइड गार्डियनशिप होनी चाहिए। बोनाफाइड गार्डियनशिप का मतलब क्या है, तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट्स के देखरेख सालों से कर रहा है और उसको एक एफिडेविट जो है सपोर्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे उसको जमा करना पड़ेगा। और उसको रिक्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट का नॉर्म्स जो है जिसको बोलते हैं गार्डियन ऑफ वॉट्स एक्ट 1890, उस एक्ट के अंतर्गत उसका लीगल गार्डियनशिप अगर होगा तो वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो एनआरआई के लिए एलिजिबल है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगते हैं। तो सबसे पहले स्पॉन्सर का पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी, उसके बाद एम्बेसी का और काउंसलेट सर्टिफिकेट यानी कि प्रूफ ऑफ एनआरआई स्टेटस वो आपको चाहिए, मस्ट बी इश्यूड विद इन 6 मंथ, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट एम्बेसी से इश्यू होता है वो सिर्फ उसका वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ के लिए रहता है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप एफिडेविट यानी कि एक फैमिली ट्री, एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन कैंडिडेट एंड स्पॉन्सर, यानी कि आपको एक फैमिली ट्री जो है उसको बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक एफिडेविट चाहिए स्पॉन्सर की तरफ से कि जो एक्सप्लेन करता हो कि इनका स्टूडेंट का सारा जो पेमेंट है जितना भी कोर्स फी है उसको वो स्पॉन्सर कर रहा है।
कैंडिडेट का नीट का स्कोर कार्ड और एक अंडरटेकिंग, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो एमसीसी की वेबसाइट में से और उसके प्रोस्पेक्टस में मिलता है। तो ये काफ़ी ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लगते हैं एनआरआई स्पॉन्सरशिप के लिए। अब बात करते हैं CW रिजर्वेशन यानी कि चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ आर्म फोर्सेस। तो यहाँ पे उसका जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हो गए, IP यूनिवर्सिटीज़ हो गए कि 5% हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन स्टेट कोटा का है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। तो सबसे पहले जो कंसेशन सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट जो है वो सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली से मिलता है, या फिर आप सेक्रेटरी राज्य जिला से भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस से भी निकाल सकते हो, और फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से भी निकाल सकते हो, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये सर्टिफिकेट इश्यू होता है। और इसमें काफ़ी सारे प्रायोरिटीज़ भी दी जाती है। से फॉर एग्जाम्पल की जो डिफेंस पर्सनल है वो अगर एक्शन के दौरान किल्ड हुआ है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। फिर उसके बाद एक्शन के दौरान अगर डिसेबल हुए हैं तो उसको सेकंड प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है। उस प्रकार से उसमें प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 वैसे प्रोफाइल के हिसाब से उसको प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात करते हैं सीट कन्वर्जन पॉलिसी एंड रूल्स के बारे में। काफ़ी सारे रिजर्वेशन आपने समझे इस PPT के दौरान, तो वो अगर रिजर्वेशन का सीट खाली होता है या फिर कोई वैकेंट सीट रहता है तो उसको किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है उसको समझते हैं। से फॉर एग्जांपल की ST कैटेगरी का ओरिजिनल कैटेगरी है, ओरिजिनल सीट जो है वो ST कैटेगरी का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी का, तो वो अगर 100% सीट जो है वो अगर एग्जॉस्ट हो जाती है यानी कि सारे के सारे ST वाले जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है अगर वो सारे के सारे को एडमिशन मिल जाता है, फिर भी अगर कुछ सीट बच जाती है तो वो फिर कन्वर्टेड टू ST कैटेगरी। उसी प्रकार से ओपन कैटेगरी के अंदर जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स का सीट वैकेंट रहता है वो UR कैटेगरी के लिए ओपन की जाती है। OBC कैटेगरी का जो सीट है वो OBC के लिए ओपन हो जाता है। ST कैटेगरी का सीट है वो SC के लिए ओपन हो जाता है। SC कैटेगरी का जो सीट है वो UR के लिए ओपन हो जाता है। EWS कैटेगरी के लिए जो सीट है वो कन्वर्ट होकर UR में हो जाता है ओपन में। NRI का सीट अगर वैकेंट रहता है तो वो फिर ओरिजिनल UR यानी कि पेड मैनेजमेंट कोटा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कोई माइनॉरिटी जैसे जैन माइनॉरिटी हो गया, मुस्लिम माइनॉरिटी का जो सीट है वो जनरल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉरेन नेशनल्स का जो वैकेंट सीट रहता है वो ओपन कैटेगरी में जाता है। हालांकि फॉरेन नेशनल का सीट जो है वो कभी भी वैकेंट नहीं रहता है, बहुत कम सीट होने के कारण वो एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर SC कैटेगरी की बात करें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका जो है वो SC कैटेगरी में कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये ड्यूरिंग द काउंसिलिंग फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ये जो है वो कन्वर्जन नहीं होता है। सीट का कन्वर्जन जो है वो राउंड 3 में ही होता है, यानी कि सेकंड राउंड के बाद जितनी भी सीट्स अगर अवेलेबल है तो वो थर्ड राउंड के अंदर कन्वर्ट होके इस प्रकार से जो है वो रिजर्वेशन के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से उसका कन्वर्जन हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो OBC का सीट जो होता है विल नॉट गेट कन्वर्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। OBC का सीट है वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। अब वैसे ही कन्वर्जन का जो सीट कन्वर्जन का जो है चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ आर्म फोर्सेस सीट का है उसके अंदर भी जैसे ST वाला सीट जो है वो SC में कन्वर्ट हो जाता है, SC वाला जो सीट है वो UR में कन्वर्ट हो जाता है, OBC वाला जो है वो एज यूजुअल कि वो कन्वर्ट नहीं होता है, देयर इज नो कन्वर्जन। EWS का जो सीट है वो OBC में कन्वर्ट हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं काउंसिलिंग के लिए। तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं पान इंडिया लेवल पे उसका जो MCC का पोर्टल है www.mcc.nic.in पे जाके उसको रजिस्ट्रेशन करना है। वही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यूज़ करने हैं जो NTA का ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपने किया था, सेम मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से आपको लॉगिन करना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है वो आपको mcc.nic.in के माध्यम से मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण रूल्स जो है वो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस यू कैन नॉट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि आपको पूरे काउंसलिंग 1, 2, 3 स्टे वैकेंसी राउंड हर जगह पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उसी पे आपको अपडेट मिलेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब काउंसलिंग की फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जितनी भी ऑल इंडिया काउंसलिंग यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की जितनी भी 15% सीट्स है कि जैसे कि सारे स्टेट की जो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, फिर उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें DU, AMU, BHU, JMI या फिर आर्म फोर्स, ESI,
सारे के सारे एम्स हो गए, जिपमर हो गए, ये सारे के सारे कॉलेजेस के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप एलिजिबल हो और आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ जो है वो आपको नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन करना है फॉर ओपन और EWS कैटेगरी, और 10,000 रुपीज़ जो है वो आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। अगर तीनों राउंड में से अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है तो ये 10,000 रुपीज़ जो है वो आपको रिफंड हो जाता है, और अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो ये एडजस्ट हो जाता है या रिफंड हो जाता है। उसी प्रकार से जो कैटेगरी के स्टूडेंट है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC और पर्सन विद डिजेबिलिटी, उसको 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन है और 5000 रुपीज़ रिफंडेबल उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब जो स्टूडेंट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे गुजरात का सुमनदीप विद्यापीठ हो गया, महाराष्ट्र में भारती विद्यापीठ हो गया, DY पाटिल हो गया, MGM औरंगाबाद हो गया, ये सारे जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपका जो है 5000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, सॉरी डिपॉजिट नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको 2 लाख रुपया जो है वो MCC के काउंसिलिंग में डिपॉजिट करनी है। अगर आप ये सारी सीट्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि सब एक साथ, दोनों ट्रैक को अगर आप एक साथ काउंसिलिंग में इंक्लूड करना चाहते हो तो आपको वापस पैसा भरने का जरूर नहीं है। एज यूजुअल 5000 रुपया आपको जो है वो नॉन रिफंडेबल भरना है और 2 लाख रुपया जो है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी है। अब रिफंड पॉलिसी, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिफंड पॉलिसी के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको रिफंड होती है ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द राउंड्स, यानी कि MCC के सारे राउंड्स 1, 2, 3, अगर स्टे वैकेंसी राउंड हुआ या अगर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ, सारे के सारा काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो सेम बैंक अकाउंट में, और सेम अगर आपने कार्ड से पेमेंट किया है, क्रेडिट कार्ड से, तो सेम बैंक अकाउंट और सेम कार्ड के अंदर जो है वो MCC के द्वारा जो है वो आपको पेमेंट वापस दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट जो होता है वो भी उसको सेम अकाउंट में वापस दिया जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट एडवाइस है कैंडिडेट्स के लिए कि अपना बैंक कार्ड रेडी रखें और अपना अकाउंट जो है उसको फुल्ली ऑनलाइन पेमेंट हो सके उस प्रकार से उसको एक्टिवेट करके रखिए। अगर आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है परमानेंटली तो रिफंड आने में आपको हो सकता है कि रिकवरी में काफ़ी मेहनत करना पड़े, और ये खूब बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हो सके तो जो अपना रनिंग और एक्टिव जो बैंक अकाउंट है उसको ही आप यूज़ करें, या फिर वही कार्ड आप यूज़ करें कि जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, अगर MCC के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा है, अगर आपका अलॉटमेंट आ जा रहा है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जनरल बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर, जो MCC के जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको निकालना है। फिर उसके रिपोर्टिंग के टाइम पे यानी कि आपको कॉलेज में लेके जाना है। एडमिट कार्ड जो है वो आपको साथ में ले जाना है जो NTA का आपको मिला हुआ है। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब रिजल्ट रैंक लेटर जो है वो आपको लेके जाना है NTA वाला। डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको इंग्लिश में बना के ले जाना है। फिर उसके बाद 10th क्लास का सर्टिफिकेट, +2 यानी कि 12th, उसकी मार्कशीट, फिर 8 पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ, फिर उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड हो गया, पान कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कोई भी एक और 2 जो प्रूफ है वो आपको लेके जाने हैं। तो ये है आपका ज्वाइनिंग का, जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो ज्वाइनिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मोस्ट अवेटेड और लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, क्लोजिंग रैंक्स। राउंड 3 के रेफरेंस 2025 का राउंड 3 का रेफरेंस हमने लिया है ताकि आपको पता लगे कि अंदाजित 2026 में क्या क्लोजिंग हो सकता है, कौन से रैंक पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों ओपन कैटेगरी का, जो है वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, स्पेशल कैटेगरी वाइज नहीं दिखाया है, सिर्फ ओपन कैटेगरी की बात करें। और ये सारे के सारे जो अप्लाई होते हैं ऑल इंडिया कोटा, फिर उसके बाद ओपन सीट्स फॉर एम्स, C3 भी एम्स की सीट है, जिपमर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुजरात का जो क्लोजिंग जो है वो कौन से रैंक पे हुआ है। टोटल जो इंस्टीट्यूट्स है वो लगभग 13 के आसपास है और क्लोजिंग रैंक जो है वो है 24,955। वैसे महाराष्ट्र का देखें तो 24,562, राजस्थान का क्लोजिंग रैंक है 17,513, उत्तर प्रदेश का है 20,991, मध्य प्रदेश का है 20,820, दादर नगर हवेली का है 10,687, हरियाणा का जो क्लोजिंग रैंक है वो 25,200 के आसपास, मेघालय का है वो है 27,270, केरला का जो है वो 29,000, उत्तराखंड 18,000 के आसपास, तमिलनाडु का 21,000,
बिहार का आप देखोगे 20,000, हिमाचल का 15,300, झारखंड ऑलमोस्ट 21,900, त्रिपुरा जगह क्लोजिंग है 25,100, दिल्ली का है 3,000, गोवा का है 12,900, चंडीगढ़ का है 690 और पौंडीचेरी का है 46,500 के आसपास। तो ये दोस्तों है राउंड 3 के क्लोजिंग रैंक। ऑलमोस्ट सारे जो स्टेट से हमने कोशिश की है कि उसके क्लोजिंग रैंक जो है वो आपको दिखा दे। तो इस प्रकार से आपको जो है वो अपना प्रिडिक्शन जो है वो करना है कि इस साल अगर आपका रैंक क्या है, तो उस रैंक के हिसाब से जो ऑल इंडिया कोटा का जितने भी गवर्नमेंट सीट्स जो है उसके अंदर नियर बाई क्या क्लोजिंग के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ धवल ठेसिया। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से MCC ऑल इंडिया काउंसिलिंग के सारे आपके डाउट्स जो है वो मैं क्लियर कर पाया। ऐसी ही और काउंसिलिंग के रिलेटेड जानकारी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना।